Hi everyone, welcome back to Data Finance Wizard. I'm Shalini. So today I will discuss what is cash flow statement exactly. So I'm going to break down this cash flow statement in detail. Yes, first of all, what is cash flow? As you can see over the screen, what is cash flow exactly? Cash flow statement is one of the key financial statement that provide information about the cash inflows and outflows of a company during a specific period, and it also helps the stakeholders such as investors and creditors to understand how a company manages its cash position, like to show where the money comes from and how it is spent. So yes, कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक कंपनी के कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को शो करता है, यानी किस कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। सो चलिए समझते हैं ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस को इम्पैक्ट करता है। So yes, this is components of cash flow statement. First is operating activities. Uh, Second is investing activities, and the third one is financing activities. These are the components of cash flow statement. कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वो स्टेटमेंट है जो कंपनी के कैश के मूवमेंट को दिखाता है, मतलब कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं कैश फ्लो। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यस, फर्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट। सो ये वो एक्टिविटीज़ है जो कंपनी के डेली ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, जैसे कि कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, टैक्सेस एंड इंटरेस्ट का पेमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ होती है जो कंपनी के डेली ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। माइंडेड, इससे हम ये देखते हैं कि कंपनी अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से कितना कैश जनरेट कर रही है। ये मेथड दो तरह से दिखाया जा सकता है। कौन कौन सी मेथड हो गए, एक डायरेक्ट मेथड हो गया और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। सो यस, फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हर एक रिसिप्ट और पेमेंट को इंडिविजुअली शो करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं और एडजस्टमेंट करते हैं वर्किंग कैपिटल और नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन के लिए। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम हर एक रिसिप्ट और पेमेंट को इंडिविजुअली शो करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट इनकम से स्टार्ट करके उसमें एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल और नॉन कैश आइटम्स जैसे डेप्रिशिएशन के लिए हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो दो तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम क्रिएट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सो यस, दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। तो बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की। ये वो एक्टिविटीज़ है जो कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और एसेट से रिलेटेड होती है, जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का परचेज या सेल। ठीक है, ये कैश फ्लो इज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल आपने देखा कि परचेजिंग और सेलिंग असेट्स, लोन्स गिवन और रिसिप्ट। सो लोन देना या लेना, इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का परचेज या सेल, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। आफ्टर दैट दिस द लास्ट कंपोनेंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो यस, व्हाट इज दिस? ये वो एक्टिविटीज़ है जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कि लोन्स लेना या रिपे करना, शेयर होल्डर को डिविडेंड देना, शेयर इशू करना या रिपर्चेज करना। इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से ला रही है और किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ये एक्टिविटीज़ होती हैं कि इन्वेस्टर्स अपनी ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से कंपनी अपने ग्रोथ के लिए पैसे कहाँ से ला रही है और किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को पे कर रही है। After that, I hope these three activities are clear to you guys. So yes, अभी तक हमने पढ़ा what is cash flow statement. After that, there are three components of cash flow statement. First is operating activities. Operating activities में वो सारी चीज़ें आती है जो कंपनी के डेली ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, लाइक कैश रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट टू सप्लाई और टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट। ये दो तरीके से, दो मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं।
दिखाया जा सकता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो डायरेक्ट मेथड में हम हर रिसिप्ट और पेमेंट को इंडिविजुअली शो करते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल और नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन के लिए। उसके बाद हमने दूसरा कंपोनेंट देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज होती है जहाँ पे कंपनी की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होती है, और ये पार्ट बताता है कि कंपनी अपने एसेट को किस तरह से मैनेज कर रही है। इसमें एग्जांपल प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का परचेज या सेल, इन्वेस्टमेंट खरीदना या बेचना, लोन देना या लेना। और अब तीसरा हमारा आ गया तीसरा हमारा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये वो एक्टिविटीज़ होती है जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कि लोन लेना या रिपे करना, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, शेयर्स इशू करना या रीपर्चेज करना। ठीक है, इससे कंपनी पता चलता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ ले जा रही है और कहाँ किस तरह से अपने इन्वेस्टर्स को पैसे पे कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टर्स को पैसे पे नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स को कैसे पे कर रही है। सो यस, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें अपने कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इंसाइट्स देता है। इससे हम ये जान सकते हैं कि कंपनी के पास कैश कितना अवेलेबल है और वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है। इन्वेस्टर्स भी इस स्टेटमेंट को देखकर ये समझते हैं कि कंपनी की कैश मैनेजमेंट कैसी है और क्या वो अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए सफिशिएंट कैश जनरेट कर भी रही है या नहीं कर रही है। और यस, जैसे मैंने पहले बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कंपनी की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखाता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वो एक्टिविटीज़ जो कंपनी अपने डेली ऑपरेशंस में करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को। ओके, एंड हमारा पहला कंपोनेंट क्या था? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। यस, फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। व्हाट इज दिस? सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की। ये वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज से कमाती है, जैसे कि गुड्स बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना। ये प्रॉफिट वो होता है जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद बनता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट एंड अदर डेली एक्सपेंसेस। ये प्रॉफिट हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में हेल्प करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपने रेगुलर काम से कैश जनरेट कर रही है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट है हमारा लोन्स एंड एडवांसेस। व्हाट इज दिस? यस, अब बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस की। ये वो पैसा है जो कंपनी ने दूसरे बिजनेसेस को लोन दिया है या सप्लायर को एडवांस पेमेंट की है। जब कंपनी किसी को लोन देती है तो वो कैश आउटफ्लो होता है। जब लोन्स रिकवर होती है तो वो कैश इनफ्लो होता है। ये कैश फ्लो को अफेक्ट करता है। और हमें ये देखना पड़ता है कि कंपनी ने कितना लोन दिया है और कितना रिकवर करा है। तो ये लोन्स एंड एडवांसेस हो गए। फिर तीसरा कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। सो यस, अगला कंपोनेंट है ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए करती है, जैसे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ या मार्केटेबल असेट्स खरीदना हो गया। अगर कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट को खरीदती है तो ये कैश आउटफ्लो होता है, और अगर वो इन्वेस्टमेंट बेचती है तो वो कैश इनफ्लो होता है। ये पार्ट हमें ये बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल असेट को किस तरह से मैनेज कर रही है। ठीक है, द फोर्थ कंपोनेंट इज डिपॉजिट्स। सो यस, अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट वो कैश होते हैं जो कंपनी ने बिजनेस ट्रांजैक्शन के दौरान पे किए या रिसीव किए हैं। ठीक है, जैसे अगर कंपनी कोई लीज या रेंटल एग्रीमेंट कर रही है तो वो डिपॉजिट पे कर सकती है, जो कैश आउटफ्लो होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं। वैसे ही अगर कंपनी को कोई डिपॉजिट मिलता है, जैसे कि कस्टमर डिपॉजिट, तो वो कैश इनफ्लो होता है क्योंकि कंपनी में पैसे आ रही है। आफ्टर दैट द फिफ्थ कंपोनेंट इज अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स। जो अब बात करते हैं अदर वर्किंग कैपिटल आइटम्स की तरफ, जो ये वो उन चीज़ों को कवर करता है जो कंपनी के करंट असेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होती है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स, जो पैसे कंपनी को कस्टमर से लेना होता है उसको अकाउंट रिसीवेबल्स बोलते हैं। फिर अकाउंट पेएबल्स, जो कंपनी को सप्लायर्स को पैसे देना होता है उसको अकाउंट पेएबल्स बोलते हैं। और इन्वेंट्री, जो कंपनी के पास बेचने के लिए गुड्स होते हैं उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो इन तीनों की जो होती है उन चीज़ों को कवर करता है ये अदर वर्किंग कैपिटल, जो करंट असेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल्स और इन्वेंट्री। इन चीज़ों को के चेंजेस से कैश इनफ्लो या फिर आउटफ्लो होते हैं। अगर कोई कंपनी को ज़्यादा पैसे लेना पड़ता है तो वो कैश आउटफ्लो होगा।
अगर कंपनी को पैसा मिलता है तो वो कैश इनफ्लो होगा, ठीक है। एंड द सिक्स्थ कंपोनेंट इज डायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज दिस? और लास्ट में बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। वो टैक्स होते हैं जो कंपनी अपने प्रॉफिट और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है, ठीक है। ये कैश आउटफ्लो होता है और इससे कंपनी के कैश बैलेंस रिड्यूस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कंपनी के डेली ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है, इसलिए ये भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो गाइस, अ, ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके ये बताती है कि कंपनी अपने डेली ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैश फ्लो की स्ट्रेंथ कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। जैसा कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा था, वैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमें बताती है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कितना कैश फ्लो कर रही है। तो चलिए आज हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो गाइज, अभी तक हमने क्या समझा है? हमने कैश फ्लो समझा, फिर कंपोनेंट ऑफ कैश फ्लो समझा जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ गया और फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया। फिर हमने देखा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्रॉफिट, मतलब जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं उसको हमने देखा। लाइक प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, अदर वर्किंग कैपिटल को हमने देखा। फिर डायरेक्ट आइटम्स को देखा, टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्सेस को हमने देखे। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। अब हम ब्रेक डाउन करेंगे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कंपोनेंट्स को। तो यस, इसमें पहले क्या आता है? फिक्स्ड। तो यस, पहला आता है फिक्स्ड असेट परचेस्ड। तो पहला कंपोनेंट है फिक्स्ड असेट परचेस्ड। ये वो असेट्स है होते हैं जो कंपनी अपने ऑपरेशंस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज करती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदती है, जैसे कि बिल्डिंग्स, मशीनरी या व्हीकल्स। जब कंपनी कोई फिक्स्ड असेट खरीदती है तो उससे कैश आउटफ्लो होता है क्योंकि कंपनी अपना कैश स्पेंड कर रही है उस पर। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी प्रोडक्शन के लिए नया मशीन खरीदती है तो उससे कंपनी का बैलेंस कम होता है। ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश आउटफ्लो सेक्शन में हम दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है हमारा फिक्स्ड असेट सोल्ड। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? व्हाट इज दिस? अगला कंपोनेंट है हमारा फिक्स्ड असेट सोल्ड। तो हम समझते हैं इसके बारे में। जब कंपनी अपने किसी पुराने असेट को बेचती है, जैसे कि कोई पुरानी मशीनरी या बिल्डिंग, तो उस क्या होता है, उस साल कंपनी को पैसा मिलता है ना, बेचने पे। तो ये कैश इनफ्लो होता है क्योंकि कंपनी अपने असेट को बेचकर कैश रिसीव करती है। जैसे अगर कंपनी कोई पुरानी बिल्डिंग बेचती है तो उससे जो पैसा मिलता है वो कैश इनफ्लो के रूप में दिखाई देता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये फिक्स्ड असेट सोल्ड भी कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड, जो कि तीसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का। तो यस, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सोल्ड की। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में की होती है। जब कंपनी इन इन्वेस्टमेंट को बेचती है तो उससे पैसा मिलता है। ये कैश इनफ्लो होता है क्योंकि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को बेचकर कैश कमाती है। जैसे अगर कंपनी अपने किसी दूसरे बिजनेस के शेयर्स को बेचती है तो उसे जो कैश मिलता है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही दिखाया जाता है। देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज। तो ये क्या होता है? ये तब होता है जब कंपनी अपनी स्टेक या ओनरशिप किसी और कंपनी में खरीदती है। इसका मतलब कि कंपनी किसी और बिजनेस को एक्वायर कर रही है या फिर उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये एक लॉन्ग टर्म मूव होता है और इससे कैश आउटफ्लो होता है क्योंकि कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है। ये आपको जो है ना, एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के लिए, तो आपको समझना ज़रूरी है। फिर हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज। यस, एक्विजिशन ऑफ कंपनीज ये तब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह से खरीद लेती है। ओके, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कंपनी अपनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के साथ दूसरी कंपनी का एक्वायर करती है। जब ये एक्विजिशन होता है तो नेचुरली कैश आउटफ्लो होता है क्योंकि कंपनी काफ़ी पैसा स्पेंड करती है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है और जो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और एक्सपेंशन को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद हमारा छठा है अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स। ये लास्ट है।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के कंपोनेंट्स में। तो ये फाइनली अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स होता क्या है, ये उन चीज़ों को कवर करता है जो ऊपर दिए गए कंपोनेंट्स में भी नहीं आती, लेकिन स्टिल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को की पार्ट होती है। जैसे किसी को लोन देना या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना। ये सब चीज़ें कंपनी को ओवरऑल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को अफेक्ट करती है। एंड अगर कंपनी लोन देती है तो ये कैश आउटफ्लो होगा, अगर कोई असेट खरीदती है तो ये भी कैश आउटफ्लो ही होगा। तो जो चीज़ें अदर कंपोनेंट्स में, ऊपर वाले कंपोनेंट्स में नहीं जाते हैं, वो अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स में कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये एक्टिविटीज़ कंपनी के लॉन्ग टर्म असेट्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है। सो इन चीज़ों के इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और एक्सपेंशन पर पड़ता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो देखना हमें ये समझने में मदद करता है कि कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो जैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में समझा था, वैसे ही हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी ब्रेक डाउन करके समझेंगे और अदर कंपोनेंट्स को भी हमने समझा है। उसी तरह हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को भी समझेंगे, जो हमें बताती है कि कंपनी अपने कैपिटल को कैसे रखती है, कैसे रेज़ कर रही है, अपने बोर्डिंग्स को कैसे मैनेज करती है। तो चलिए आज हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो अब है टाइम टू ब्रेक डाउन द कैश फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज एंड द कंपोनेंट्स, और इट्स टाइम टू ब्रेक डाउन द कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स। जब कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है, अब जब कंपनी कोई नए शेयर इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को, तो उससे जो पैसा मिलता है वो कैश इनफ्लो होता है। ये तब होता है जब कंपनी अपनी ओनरशिप को पब्लिक के साथ शेयर करते हैं और पैसे रेज करती है, जैसे कि पब्लिक ऑफरिंग या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो वो पैसे कंपनी को मिलता है और इसका यूज़ कंपनी अपने एक्सपेंशन या फिर किसी ज़रूरत के हिसाब के लिए ज़रूरत के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये होगा हमारा प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स। अब हमारा प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स हो गए। तो अगला कंपोनेंट है हमारा प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर्स। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो लोगों से पैसे बोरो करती है और प्रॉमिस करती है कि वो फ्यूचर में उस पैसे को रिपे करेगी विद इंटरेस्ट। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो वो पैसा उसे कैश इनफ्लो के रूप में मिलता है। ये भी एक तरह का बोरोइंग होता है जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए पैसे रेज करती है। तीसरा कंपोनेंट है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या होता है, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को रिपे करती है तो ये या फिर जब मैच्योरिटी के बाद वो अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को पैसे देती है तो इससे कंपनी का कैश आउटफ्लो होता है। ये एक तरह का रीपेमेंट है जिसमें कंपनी अपना लोन या डेट अपने इन्वेस्टर्स को चुकती है, और जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है जब ये, तो कंपनी अपनी लाइबिलिटी को कम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आउटफ्लो होता है। तो यस, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। चौथे कंपोनेंट्स की बारी है, दैट इज प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग्स। सो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? जब कंपनी लोन्स लेती है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या से पैसे बोरो करती है तो ये कैश इनफ्लो होता है। ये पैसा कंपनी अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए यूज़ करती है, एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकती है या फिर किसी और फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए लेती है। लेकिन बोरोइंग्स किया गया पैसा कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल रिसोर्स होता है जो अपने प्रोजेक्ट या बिजनेस को रन कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो हो गया। अब पांचवा कंपोनेंट है हमारा रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। व्हाट इज दिस? यस, जब कंपनी अपने बोरोइंग्स को रीपे करती है तो वो अपने क्रेडिटर्स को पैसे वापस करती है। ये आउटफ्लो होता है क्योंकि कंपनी अपने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट को चुकती है। तो रिपेमेंट का ये प्रोसेस कंपनी के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल बनाता है और इससे कंपनी अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करती है। हमारा छठा कंपोनेंट है डिविडेंड पेड। सो यस, अब बात करते हैं डिविडेंड पेड की। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देने के लिए डिविडेंड पे करती है तो उससे भी कैश आउटफ्लो होता है। ये पैसे कंपनी अपने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करती है और शेयर होल्डर को देती है। ठीक है, अब डिविडेंड्स का पेमेंट शेयर होल्डर के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनकम सोर्स होता है, लेकिन कंपनी के लिए एक कैश आउटफ्लो का फॉर्म देता है। सातवां हमारा है अदर फाइनेंसिंग आइटम्स। और फाइनली अब बात करते हैं अदर फाइनेंसिंग आइटम्स की। ये वो एक्टिविटीज़ को कवर करता है जो कि फाइनेंसिंग की प्रोसेस से रिलेटेड होती है, लेकिन ऊपर दिए गए कंपोनेंट्स में नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें
अदर फाइनेंसिंग आइटम्स में आ जाती है, जैसे किसी कंपनी के बॉन्ड इशू करना या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रेज करना। ये सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के ही पार्ट होते हैं, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ में नहीं आती। दैट्स वाई ये अदर फाइनेंसिंग आइटम्स में कवर हो जाती है, ऊपर वाले किसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं होती। तो ये कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो सकते हैं, और कंपनी अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए ये स्टेप्स लेती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मेजर फोकस ये है कि कंपनी अपने कैपिटल को कैसे रेज करती है और अपने बोरोइंग्स को कैसे मैनेज करती है। इन एक्टिविटीज़ से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल नीड्स को कैसे फुलफिल कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न दे रही है। तो पहले समझते हैं कि नेट कैश फ्लो होता क्या है, फिर नेट कैश फ्लो की एक फाइनेंशियल टर्म है। लास्ट में बात करते हैं हम नेट कैश फ्लो की। तो यस, नेट कैश फ्लो एक फाइनेंशियल टर्म है जो हमें ये बताता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान कंपनी का कैश पोजीशन कितना चेंज हुआ है। इसका मतलब है कंपनी ने जितना कैश जनरेट किया है या यूज़ किया है, वो सबको सम करके जो हम नेट कैश फ्लो निकालते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैश कहाँ से आता है। वेल, कैश फ्लो काफ़ी चीज़ों से आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। तो यस, नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करते कैसे हैं? हम उस पीरियड में कंपनी के सारे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंसीडर करते हैं और फिर हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, नेट कैश फ्लो इक्वल टू कैश इनफ्लोज माइनस कैश आउटफ्लोज। और यहाँ पे कैश इनफ्लोज क्या होता है और कैश आउटफ्लोज क्या होता है? तो कैश इनफ्लोज में वो सारे कैश इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम कंपनी रिसीव करती है, और कैश आउटफ्लोज में वो सारे कैश इन्वॉल्व होते हैं जो कि कंपनी स्पेंड करती है। नेट कैश फ्लो की जो कंपोनेंट्स है वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि अभी हमने समझा। फिर दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नेट कैश फ्लो। सो आप दे सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इतने आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग से नेगेटिव है और फाइनेंसिंग से 50,000। हम सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नेट कैश फ्लो 1,30,000 आ जाएगा। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड the company generated a net cash flow of 1,30,000. So why net cash flow is important here? अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो से हम जान सकते हैं कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जैसे कि बिल्स या सैलरीज को कैसे मैनेज कर पाई है या नहीं कर पाई है। अगर कंपनी के पास पॉजिटिव कैश फ्लो है तो वो अपने लाइबिलिटीज़ को आसानी से मैनेज कर सकती है। ठीक है। दूसरा, हम फाइनेंशियल हेल्थ भी समझ लाइक अगर कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ये साइन है कि कंपनी फाइनेंशियल हेल्दी है। नेगेटिव कैश फ्लो होने के का मतलब हो सकता है कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को फंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है। तो इन्वेस्टर्स अपने कंपनी के मैनेजमेंट को नेट कैश फ्लो या से ये पता चल सकता है कि कंपनी को नए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या एक्सपेंशन प्लान में पैसे लगा सकती है। तो दोस्तों, ये था नेट कैश फ्लो की बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने देखा कि ये हमें कंपनी की एक्चुअल सिचुएशंस के बारे में बताता है, जो सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफरेंट होता है। अगर कंपनी का नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है तो वो अपने ऑपरेशंस और एक्सपेंसेस के लिए रेडी है। अगर नेगेटिव है तो वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल में है वो कंपनी। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मैं ऐसे ही फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।